जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, पुलिस हमारे देश की कई सारे मामलों में काफ़ी ज़्यादा मतलब आप ये कह सकते हैं केपेबल है। किसी भी तरह का केस आता है वो लगभग लगभग सुलझा ही लेते हैं। खास तौर पर जो डोमेस्टिक केस रहते हैं उनमें तो वो लोग सुलझा लेते हैं। लेकिन हमारे देश की पुलिस के सामने भी कई बार ऐसे ही केसेस आ जाते हैं जिनको सुलझाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इंडियन प्रेडेटर इस नाम की एक सीरीज शुरू होने वाली है नेटफ्लिक्स पे। इस वेब सीरीज में दिखाया जाएगा कि किस तरीके से दिल्ली की सड़कों पर एक सीरियल किलर ने अपना कोहराम मचाया था और फिर कैसे क्लूलेस होने के बावजूद दिल्ली पुलिस ने इस केस को सुलझाया था। यह केस अपने आप में काफ़ी ज़्यादा विभत्सक था, क्योंकि देखिए सीरियल किलिंग के जो भी मामले होते हैं उसमें कोई ये नहीं बता सकता कि क्या कारण था। मतलब जब तक मोटिव पता नहीं चलेगा तब तक कैसे तफ्तीश शुरू होगी। इवन जो क्राइम की जगह थी वो तक पता नहीं रहती थी। तो ऐसे में ये जो वेब सीरीज़ आने वाली है, वेब सीरीज़ कई सारी चीज़ों के ऊपर से पर्दे भी उठाएगी और साथ ही साथ आपको एक नया अनुभव भी देने की कोशिश करेगी कि भाई किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने इस केस के ऊपर काम किया था। इसके अलावा हम ज़रा जान लेते हैं बैक स्टोरी क्या थी इस पूरे मामले की जो ये दिल्ली में घटित हुआ था। सीरियल किलिंग का इतिहास बहुत पुराना है। ठग बहराम से लेकर नरपेशाद सुरेंद्र कोहली तक ऐसे अपराधियों के नाम हमारे सामने हैं जिनके जुर्म के बारे में सुनकर आज भी शरीर सिहर जाता है। यदि इनके बारे में रात को पढ़ लिया जाए तो आंखों से नींद गायब हो जाती है। ठग बहराम तो ऐसा खूंखार कातिल था, उसने रुमाल से ही सैकड़ों लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। सुरेंद्र कोहली की करतूत हर कोई जानता है। उसने अपनी हवस की प्यास बुझाने के लिए 2 दर्जन से भी ज़्यादा बच्चों की बलि चढ़ा दी थी। उनके साथ जिस्मानी ज़रूरत पूरा करने के बाद उनके मांस तक खाने लगा था। ऐसे ही एक सीरियल किलर ने साल 2003 में दिल्ली में दहशत फैला दी थी। उसने एक के बाद एक 7 लोगों की हत्या कर दी। उनके शरीर के अंग काट कर पूरे शहर में फैलाने लगा। इस शातिर किलर पर बनी एक वेब सीरीज इंडियन प्रेडेटर द बुचर ऑफ दिल्ली नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है। वेब सीरीज इंडियन प्रेडेटर द बुचर ऑफ दिल्ली एक क्राइम डॉक्यूमेंट्री सीरीज है जिसे 3 एपिसोड में रिलीज़ किया गया है। इस सीरीज़ का निर्देशन आयशा सूद ने किया है। इसमें मंजीत सिंह, अल्ताफ हुसैन, संजय बंसल, मुकेश पांडे, बन्नी अधिकारी और जितेंद्र शर्मा लीड रोल में है। सीरीज़ को बनाने के लिए मेकर्स की टीम को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। इसके रिसर्च के लिए कई बार तिहाड़ जेल तक जाना पड़ा था, जहां सीरियल किलर चंद्रकांत झा बंद है। हालांकि उसको ये नहीं पता है कि उसकी ज़िंदगी के ऊपर एक सीरीज़ बनाई गई है। चंद्रकांत बिहार के मधेपुर का रहने वाला है। वो दिल्ली में रहकर सब्जी बेचने का काम करता था। उसने 2 शादियां की हैं, दूसरी बीवी से उसे 5 बच्चे हैं। साल 2003 में उसने आधा दर्जन लोगों की हत्या करी थी। उसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल उसे तिहाड़ जेल में रखा गया है और उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। बात करें कि इसके पूरे जो ये जो दास्तान थी इसमें हुआ क्या कुछ था, तो साल 2003 से 2007 के बीच दिल्ली की जेलों और अदालतों के सामने सिर कटी लाशों का मिलने का सिलसिला शुरू होता है। किसी को कुछ पता नहीं था लाशें आखिर कौन फेंक कर जा रहा है। लाशों के साथ एक चिट्ठी ज़रूर होती थी जिसमें पुलिस को चुनौती दी जाती थी कि पकड़ सको तो पकड़ लो। इस तरह पुलिस को खुली चुनौती मिलने से महकमे में हड़कंप मच जाता है। किसी को नहीं पता कि आखिर कातिल कौन है, आखिर वो ये सब क्यों करता है। इस तरह एक के बाद एक 7 लोगों की हत्या हो जाती है और आखिरकार लंबी मशक्क़त के बाद 20 मई 2007 को पुलिस सिरफिरे कातिल चंद्रकांत झा को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस के सामने उसने जो राज खोला उसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह गया। बिहार के मधेपुर का रहने वाला चंद्रकांत झा दिल्ली के अलीपुर में रहकर सब्जियां बेचा करता था। उसकी शादी हुए काफ़ी वक्त हो चुका था, लेकिन बच्चे नहीं होने से परेशान होकर उसने दूसरी शादी कर ली। दूसरी पत्नी ने 5 बच्चों को जन्म दिया। परिवार का खर्च चलाने का दबाव उसे चिड़चिड़ा बना दिया और वो अक्सर गुस्से में ही रहने लगा। बात बात पर भड़क जाना उसकी आदत बन चुकी थी। यहाँ तक कि उसकी दुकान पर काम करने वाले लोग भी अक्सर यही शिकायत करते थे। एक दिन किसी बात पर दुकान पर काम करने वाले अमित, उपेंद्र और दिलीप के साथ उसकी झड़प हो गई। उसने एक एक करके तीनों को मौत के घाट उतार दिया। उनके सिर काटकर कभी जेल तो कभी थानों के सामने रखाया। सीरियल किलिंग की ये कहानी साल 1998 से शुरू हुई। दिल्ली के आदर्श नगर में पहली सिरकटी लाश मिली थी। इसके 5 साल बाद अलीपुर में एक कॉलेज के सामने कटी लाश मिली। ये लाश बिहार के रहने वाले शेखर की थी। पकड़े जाने के बाद चंद्रकांत ने बताया कि शेखर बहुत शराब पीता था और झूठ बोलता था। 5 महीने बाद 20 नवंबर 2003 को दिल्ली के तिहाड़ जेल के गेट नंबर 1 के सामने सिरकटी लाश मिली। लाश प्लास्टिक बैग में बंद थी। ये लाश उमेश नाम की शख्स थी जो कि बिहार का रहने वाला था और उसकी हत्या के बारे में चंद्रकांत ने बताया कि वो भी झूठ बहुत बोलता था, जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसने उसका कई बार भरोसा तोड़ा था, इसलिए उसने उसकी हत्या कर दी। इस वारदात के बाद 2 साल तक कोई लाश नहीं मिली। दिल्ली पुलिस को पहले हुए दोनों हत्याओं के बारे में कोई सुराग भी नहीं मिला। लेकिन अचानक 2 नवंबर 2005 को मंगोलपुरी के एक नाले से एक युवक की लाश मिली। वो बिहार के रहने वाले गुड्डू की थी। इसके 1 साल बाद 20 अक्टूबर 2006 को तिहाड़ के गेट नंबर 3 के सामने एक सिरकटी लाश मिली। लाश प्लास्टिक के बैग में पैक थी, लेकिन इस बार दिल्ली पुलिस के लिए एक चिट्ठी भी थी। इसमें कातिल ने दिल्ली पुलिस को खुलेआम चुनौती दी थी, पकड़ सको तो पकड़ लो। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने एक बार तो पुलिस को पीसीओ बूथ से फ़ोन कर हत्या के बाद भी कबूल ली थी।
हरिनगर थाना के एसएचओ ने 7 मिनट तक बात करता रहा। इस दौरान उसने एसएचओ को लगातार चुनौती दी कि वो उसे पकड़कर गिरफ्तार कर ले। इसके बाद पुलिस ज़्यादा सक्रिय हो गई। पीसीओ बूथ जिससे चंद्रकांत ने फ़ोन किया था, वहीं उसकी गिरफ्तारी में अहम कड़ी साबित हुआ। पुलिस ने उसे धर दबोचा। सबूत के तौर पर पीसीओ मालिक की गवाही, चंद्रकांत के घर से मिला खून से सना चाकू, उस चाकू पर दिलीप के खून के निशान और पुलिस को भेजी गई चिट्ठी में चंद्रकांत की राइटिंग का मिलना अहम रहा। पुलिस ने चंद्रकांत के खिलाफ 2 चार्जशीट दाखिल करी। पहली चार्जशीट अगस्त 2007 में दाखिल की गई। इसमें पूरे 6 कत्ल का आरोप लगाया गया था। इसके 7 महीने बाद मार्च 2008 में दिल्ली पुलिस ने दूसरी चार्जशीट दाखिल करी, जिसमें उस पर 7वें कत्ल का आरोप था। साल 2013 में रोहिणी कोर्ट ने चंद्रकांत को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। मतलब रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम जो होते हैं उनकी श्रेणी में ये कत्ल आया था। अब ऐसे में आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा विभत्सक कहानी होने वाली है। तो अगर आपको भी ऐसी कहानियों में दिलचस्पी है और आप जानना चाहते हैं किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ था और दिल्ली पुलिस ने इसको किस तरीके से सुलझाया था, तो आप भी ये वेब सीरीज़ देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पे, जो कि फ़िलहाल स्ट्रीम हो रही है। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।